सिर्फ रात को किसी वक्त हम एक एक करके मकान की छत पर जरा टांगे सीधी करने के लिए चले जाते, मगर उस वक्त भी हम छत की मुंडेरों के करीब नहीं जाते थे कि बाहर से हम पर किसी की नज़र न पड़ जाए। हम चाहे कोई भी स्कीम क्यों न बनाते, उस स्कीम पर अमल करने के लिए उस मकान से निकलना ज़रूरी था। और उस मकान से निकलना और फिर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करना, ये एक ख़तरनाक अमल था और हमारे पकड़े जाने का खदशा बिल्कुल यकीनी था, क्योंकि पुलिस शहर में जगह जगह अजनबी आदमियों को रोककर उनकी तलाशी ले रही थी। मुजाहिद ने हमें बताया कि पुलिस शक व शुबे में अमृतसर के कई कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार करके ले गई है। ये कश्मीरी वहाँ बरस हबरस से मेहनत मजदूरी कर रहे थे। रात के वक्त भी बकौल अपने मुजाहिद के शहर के बाजारों, रेल के पुलों और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर पुलिस गश्त लगाती रहती थी। और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर तो पुलिस ने खास तौर पर नाकाबंदी की हुई थी, और शहर से बाहर कोई बस, कोई रिक्शा, तांगा गाड़ी और पैदल सवार तलाशी दिए बगैर नहीं जा सकता था। लेकिन हम वहाँ ज्यादा देर ठहर भी नहीं सकते थे। हमें वहाँ बंद होकर पड़े 15 दिन गुजर गए थे। खतरा था कि हमारे बारे में किसी को पता न चल जाए। ये इलाका वैसे भी इस किले के करीब था जहाँ से हम कमांडर शेरवान को निकाल कर लाए थे और 3 पुलिस के सिपाहियों का खून भी किया था। इस इलाके में खुफिया पुलिस बरसाती मेंढकों की तरह फैली हुई थी। यहाँ तक कि अपने मुजाहिद ने भी हमें कहा था कि उसने खुफिया पुलिस के 2 आदमियों को दायमगंज की बस्ती में चलते फिरते और लोगों का जायजा लेते देखा है। हम अपने मुजाहिद को भी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। वो हमारी तहरीक के लिए बेमिसाल काम कर रहा था। उसका अपने महाज पर महफूज रहना बड़ा जरूरी था, लेकिन हमें भी वहां से जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं, कमांडर मंसूर और कमांडर शेरवान दिन में कितनी मरतबा सर जोड़कर बैठते और वहां से फरार होने की तरकीबें सोचते, मगर कोई तरकीब काबिल अमल दिखाई न देती। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने कमांडर शेरवान और कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ से फरार की एक स्कीम मेरे दिमाग में आई है और मेरा ख्याल है कि इस तरकीब पर अमल न किया तो फिर ऐन मुमकिन है कि हमें अपनी बाकी की उम्र इसी मकान के अंदर गुजारनी पड़ेगी। जब मैंने उन्हें अपनी स्कीम बताई तो कमांडर शेरवान ने सर हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ इस तरह हमारा जहाज से फरार हो जाने का चांस है। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से मशवरा लिया गया तो उसने भी मेरी स्कीम की हिमायत की। स्कीम कोई इतनी आसान नहीं थी। इसमें हर कदम पर पकड़े जाने का डर था, लेकिन हम किसी भी मंसूबे पर अमल करते उसमें पकड़े जाने का डर तो मौजूद ही होता। मेरी स्कीम की अच्छी बात यह थी कि हम बड़ी तेजी से खतरे वाले इलाके से निकल सकते थे। मेरा मंसूबा क्या था यह आपको कुछ देर में मालूम हो जाएगा। इस मंसूबे के लिए खुद एतमादी और जुर्रत अंदाजी की जरूरत सबसे ज्यादा थी, और ये दोनों खुसूसियात मुझ में और कमांडर शेरवान में मौजूद थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें कमांडो मंसूर अहमद भट्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि वो एक नौ आमोज कश्मीरी कमांडो था और उसे न सिर्फ ये कि अभी इस किस्म के दलेराना कमांडो ऑपरेशन का तजुर्बा नहीं था, बल्कि उसकी तरबियत भी पूरे ढंग से नहीं हुई थी। मैंने और कमांडर शेरवान ने आपस में अलग होकर जब मशवरा किया तो हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को अलग रवाना करना होगा। मंसूर अहमद भट्ट कश्मीरी था, बड़ी रवानी से कश्मीरी और डोगरी जबान बोल लेता था। वैसे भी एक आदमी वहां से किसी तरफ भी निकल सकता था, और मंसूर अहमद भट्ट कश्मीरी नस्ल होने की वजह से अपने आप को कश्मीरी मेहनतकश जाहिर करके अपने आप को महफूज रख सकता था। कमांडर शेरवान और मैं इसलिए अलग अलग नहीं निकल सकते थे कि पंजाब पुलिस मेरी शक्ल से पहले ही वाकिफ थी और अब कमांडर शेरवान की सूरत से भी पहचानती थी। जब हमने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा कि हालात का यही तकाजा है कि वो यहाँ से अपने तौर पर जम्मू कश्मीर की तरफ फरार होने की कोशिश करे, तो उसने कोई एतराज़ न किया। कमांडर शेरवान ने उसे ये तो न बताया कि ये फैसला उसकी कम तजुर्बाकारी की वजह से किया गया है, बल्कि उसे यही कहा गया कि 3 आदमियों का बैक वक्त एक जगह से इकट्ठे फरार होना और एक साथ रहना ज्यादा खतरे का बायस बन सकता है। दूसरा, तुम कश्मीरी हो, तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान है। मंसूर अहमद भट्ट, तुम जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से और हिमाचल प्रदेश के सारे पहाड़ी इलाके से वाकिफ हो। एक बार तुम पंजाब से निकल गए तो तुम्हारे लिए जम्मू कश्मीर पहुंचना कोई मुश्किल नहीं होगा, जबकि हम दोनों की सूरत शक्ल से पुलिस वाकिफ हैं। हमें फरार के लिए बड़े जतन करने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अगर हम पकड़ लिए गए तो तुम भी हमारे साथ पकड़े जाओ। मंसूर भट्ट बोला, कमांडो, मुझे आपने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करना मेरा फर्ज है। मैं आज रात को ही अमृतसर में अपने कश्मीरी मेहनतकश भाइयों के पास चला जाऊंगा। वो यहाँ से निकालने में मेरी मदद करेंगे। हमने अपने मुजाहिद साथी को ये स्कीम बताई तो वो कहने लगा, आपको अपने फरार के सिलसिले में जिस जिस चीज की जरूरत है वो मुझे एक कागज पर लिख कर दे दें, सारी चीजें आपको मुहैया हो जाएंगी। मैंने कागज पर सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत थी लिखकर अपने मुजाहिद के हवाले कर दी। उस जमाने में अमृतसर में एक एयरपोर्ट बन चुका था। इंडियन एयरलाइंस की अंदरून मुल्क की 3 परवाजें जम्मू कश्मीर को आते जाते अमृतसर रुकती थी। हमारी स्कीम इंडियन एयरलाइंस के किसी हवाई जहाज में सवार होकर श्रीनगर पहुंचने की थी।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। यह स्कीम खतरनाक और मुश्किल ज़रूर थी, मगर इसमें एक बात थी कि अगर हमारा राज नहीं खुलता तो हम घंटे डेढ़ घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। कमांडर शेरवान ने मेरी स्कीम की तायद भी की कि अगर खतरा हर मंसूबे में मौजूद है तो फिर ऐसा खतरा क्यों मोल न लिया जाए जिसमें सिर्फ घंटे डेढ़ घंटे का ही खतरा हो। दिल्ली से श्रीनगर बरास्ता अमृतसर इंडियन एयरलाइंस के जो जहाज आते जाते थे उसमें 45 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती थी। ये ट्राइडेंट जहाज थे जिनको पंखों वाले 2 या मेरा ख्याल है 3 इंजन लगे होते थे। अपने मुजाहिद के जरिए हमने एक दिन के बाद रात के 7 बजे वाली अमृतसर श्रीनगर फ्लाइट में 2 सीटें बुक करवा ली और कंफर्म भी करवा ली। हमारे पास तैयारी करने के वास्ते पूरा एक दिन था। कमांडर मंसूर 2 रात को ही वहां से निकल चुका था और सुबह अपने मुजाहिद ने आकर हमें बता दिया था कि कमांडर मंसूर अमृतसर में मुकीम मेहनतकश कश्मीरियों के अड्डे पर पहुंच गया है। अब हमने तैयारी शुरू कर दी। मुजाहिद को हमने जो चीज़ें लिख कर दी थीं वो उसने हमें ला कर दे दी। वो चीज़ें क्या थी? ये इंडियन आर्मी की हरे रंग की 2 वर्दियां थी। एक वर्दी मेजर की थी और दूसरी वर्दी सूबेदार मेजर की। आर्मी की पुरानी इस्त्री की हुई वर्दियां और उनके ओहदों के निशान शहर के एक दुकान पर मिल जाते थे। मैंने देखा कि इंडिया के हर बड़े शहर में और ख़ास तौर पर फौजी छावनियों वाले शहरों में ऐसी दुकानें ज़रूर हुआ करती थीं जहाँ से फौजी वर्दियाँ, ओहदों के निशान वगैरह सेकेंड रेट पर मिल जाते थे। मैं आज तक समझ नहीं सका कि इन वर्दियों को दुकानों पर खुलेआम फरोख्त करने की ज़रूरत क्या थी। बम्बई का एक लंदा बाजार जिसको चोर बाजार कहा जाता है, वहाँ तो पुरानी फौजी वर्दियाँ 3-4 दुकानों पर फरोख्त होती हैं। बहरहाल हमने अपनी अपनी वर्दियाँ पहन ली। मैंने सूबेदार मेजर की और कमांडर शेरवान ने मेजर की वर्दी पहन ली। मुश्किल ये थी कि हमारे पास ID कार्ड और पे बुक्स नहीं थीं। इन चीज़ों का हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। हम इनके बगैर ही इंडियन एयरलाइंस के जहाज में सफ़र करना था। ख्याल था कि जहाज में कौन हमारी चेकिंग करेगा। हवाई अड्डों पर आम हालात में मिलिट्री पुलिस भी नहीं होती और मिलिट्री पुलिस किसी मेजर या सूबेदार मेजर को रोक कर ये कभी नहीं पूछती कि पे बुक और शनाख्ती कार्ड दिखाओ। जहाज में हमने अपने मुजाहिद के जरिए शाम की फ्लाइट में अमृतसर से श्रीनगर तक की 2 सीटें बुक कराने के बाद कंफर्म करा ली थीं। एक सीट मेजर M किशोर वर्मा के नाम की और दूसरी सीट सूबेदार मेजर प्यारे लाल के नाम की। हमारी वर्दियों पर ओहदों के निशान के नीचे डोगरा राइफल्स के अल्फाज भी मौजूद थे। ऑटोमेटिक पिस्तौल पहले से ही हमारे पास थे। हमने उन्हें अपनी बेल्ट के होल्स्टर में लगा दिया। थोड़ी इंडियन करेंसी हमने आपस में बांटकर अपनी अपनी जेबों में रख ली थी, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि आगे क्या हो और कहाँ हमें इन पैसों की जरूरत पड़ जाए। सर्दियों के मौसम की वजह से तीसरे पहर 6 बजे ही शाम हो गई। हमने अपने मुजाहिद से लाइन क्लियर मांगा। वो नीचे गली में चला गया। 2 मिनट के बाद आया कि हमें लगा रास्ता साफ है, आप लोग आबादी के अकब से होकर खालसा कॉलेज की तरफ से सड़क पर निकल आए, वहां से आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। हमने ऐसा ही किया। मुजाहिद के मकान से निकलकर हम मंथेरी गलियों में से गुजरकर पीछे खेतों की तरफ आ गए। वहां से खालसा कॉलेज की तरफ चलने लगे। खालसा कॉलेज से हम बड़ी सड़क पर यानी GT रोड पर आ गए। यहाँ हम टैक्सी के इंतजार में थे, मगर कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। फ्लाइट की रवानगी का टाइम भी हो रहा था। हमने एक मोटर रिक्शा लिया और 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गए। टिकट हमारी जेबों में थे। एयरपोर्ट पर कोई ज्यादा रश नहीं था। लॉबी में कुछ सिख और हिंदू सेठ और 1-2 फैमिलियां ही थी। फ्लाइट नंबर के काउंटर पर 4-5 हिंदू सिख कतार में बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के लिए खड़े थे। हम भी फौजी अंदाज में गर्दन उठाए चलते हुए ये आकर एक कतार में खड़े हो गए। काउंटर पर जो औरत कंप्यूटर के सामने खड़ी सीटों की रिजर्वेशन देखकर बोर्डिंग कार्ड इशू कर रही थी, उसने 2 फौजी अफसरों को देखा तो साथ वाले काउंटर की तरफ इशारा किया। साथ वाला काउंटर खाली था और वहां भी एक लड़की खड़ी थी। ये काउंटर शायद फौजियों की सहूलत के लिए था। हम उस काउंटर पर आ गए। मैंने अपना और कमांडर शेरवान का टिकट लड़की को दिया। उसने कंप्यूटर पर टक टक शुरू कर दी। हमारे नामों के साथ सीटें रिजर्व हो चुकी थीं। उसने हमें बोर्डिंग कार्ड दे दिए। हम कार्ड लेकर डिपार्चर लाउंज की तरफ चल पड़े। कमांडर शेरवान फौजी मेजर की शान से आगे आगे चल रहा था। मैं जूनियर अफसर की हैसियत से उसके पीछे पीछे था। ये डर जरूर लगा हुआ था कि कहीं से कोई मिलिट्री पुलिस या अमृतसर पुलिस का कोई आदमी अचानक से निकलकर सामने न आ जाए और कमांडर शेरवान को और मुझे पहचान न ले। जहां हमने बोर्डिंग कार्ड दिखाए वहां डिटेक्टर रॉड से एक एहलकार ने हमारी बराए नाम चेकिंग की और आगे जाने की इजाजत दे दी। हम डिपार्चर लाउंज में आकर बैठ गए। हम खामोश थे और आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन अपनी अपनी जगह पर हम दोनों चौकस थे और नजरें बचाकर माहौल का बराबर जायजा ले रहे थे। आप ये ना समझ लें कि ये काम तो बड़ा आसान है, बाजार से फौजी वर्दी लेकर बहनी और दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर फरार होना। ऐसी बात नहीं थी। इस काम के लिए एक तो तजुर्बा चाहिए और दूसरे कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ दिल कुर्ता भी चाहिए था।
कमांडर शेरवान भी एक आला तरबियत याफ्ता और तजुर्बेकार कश्मीरी कमांडो था और मुख्तलिफ भेस बदल कर दुश्मन के मोर्चों के पीछे जाकर कई धमाके करके दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचा चुका था। इसके अलावा हम दोनों अंग्रेजी बोल और समझ लेते थे। मुझे तो गुजराती और हिंदी जबान भी अच्छी तरह आती थी और संस्कृत के अश्लोक भी जबानी याद थे। हिंदू देवमाला का भी मैं माहिर था। फौजी रूल्स और रेगुलेशन से भी हम दोनों बखूबी वाकिफ थे। भरे हुए साइलेंसर वाले ऑटोमेटिक पिस्तौल हमारी पेटी में लगे हुए थे। हमने इस ख्याल से होल्स्टर के बटन बंद नहीं किए थे कि कुछ पता नहीं कब अचानक पिस्तौल इस्तेमाल करना पड़ जाए। लाउंज में बत्तियां रोशन थीं। हम खामोशी से बैठे थे। हमारे आसपास की सीटें खाली थीं। कमांडर शेरवान ने घड़ी देखी और कहा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फिर उसने दाएं जानिब सर घुमा कर देखा और सीधा होकर बैठ लिया। आहिस्ता से कहने लगा, एक मिलिट्री पुलिस का आदमी कोने में आकर खड़ा हो गया है। अगर कोई इमरजेंसी बन गई तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू करनी होगी, मगर सबसे पहले मिलिट्री पुलिस के जवान को खत्म करना होगा। मैंने बड़े बहाने से गर्दन जरा सी मोड़ कर पीछे देखा तो जहां चाय का काउंटर था वहां एक मिलिट्री पुलिस का जवान मुस्तैद होकर खड़ा था। मुझे फिक्र थी कि कहीं मामला खराब तो नहीं हो गया, किसी ने हमारी मुखबरी तो नहीं कर दी। मैंने कमांडर शेरवान से धीमी आवाज में कहा, जहां चूंकि अक्सर फ्लाइटें मकबूजा कश्मीर को जाती हैं और जहां फौज की नकलो हरकत जारी रहती है, इसलिए ये MP का जवान ड्यूटी देने आ गया होगा। इतने में ऐलान हुआ कि श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट परवास के लिए तैयार है। मुसाफिर कृपा करके जहाज में सवार हो जाएं। हम भी उठे और दूसरे मुसाफिरों के साथ गेट से निकलकर जहाज की तरफ बढ़े। वहां से थोड़े फासले पर रनवे की एक तरफ खड़ा था। उसे सीढ़ी लगी हुई थी। ये जेट जहाज नहीं था, बड़ा भी नहीं था। थोड़े मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी। जहाज की सीढ़ी के दोनों तरफ एयरपोर्ट के 2 आदमी खड़े बोर्डिंग गार्ड चेक कर रहे थे। हम सीढ़ी चढ़कर जहाज के दरवाजे पर आए तो वहां 2 इंडियन एयर होस्टेसेस मुसाफिरों का इस्तकबाल कर रही थी। दुबली पतली और खूबसूरत थी। दोनों ने एयर होस्टेसों की वर्दी वाली साड़ियां पहन रखी थी। एक एयर होस्टेस ने हमसे कार्ड का बकाया लिया। सीटों के नंबर पढ़ने के बाद हमें साथ लेकर हमारी सीटों तक आ गई। हमारी सीटें साथ साथ थी। जहाज आधा भर चुका था। अपने वक्त पर जहाज टैक्सी करता टेक ऑफ के पॉइंट पर आकर रुक गया। फिर उसके पंखे पूरी स्पीड से घूमने लगे और एक धचके से जहाज आगे बढ़ा और उसकी रफ्तार तेज से तेज तर होती गई। उसके बाद वो टेक ऑफ कर गया। मैंने खिड़की के शीशे में से नीचे देखा। अमृतसर शहर की रोशनियां दूर होती जा रही थी। जहाज एक खास बुलंदी पर आकर अपनी खास रफ्तार पर सेट हो गया। मैंने सर खिड़की वाले शीशे की एक करीब लाते हुए कमांडर शेरवान से कहा, खुदा का शुक्र है। उसने धीमी आवाज में कहा, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमें चौकस रहना होगा। मैं अस्पात में सर हिलाकर खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहा। जहाज को परवास करते हुए बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि जहाज को एक झटका सा लगा। मुसाफिरों के रंग उड़ गए। उसके बाद चंद सेकंड बाद एक और झटका लगा। ये झटका पहले से ज्यादा शदीद था और जहाज ने एक तरफ हिचकोला भी खाया। औरतों की चीखें निकल गईं। एयर होस्टेसेस मुसाफिरों को मुतमईन रहने की तलकीन करने लगीं, लेकिन जहाज को थोड़ी थोड़ी देर के बाद बराबर हल्के हल्के झटके लग रहे थे। अब मुसाफिर भी घबरा गए थे। हिंदू राम नाम का जाप करने लगे। सिखों ने गुरबानी पढ़नी शुरू कर दी थी। चंद झटकों के बाद जहाज जैसे एक तरफ को झुक गया, फिर सीधा हो गया। मुसाफिरों पर सख्त घबराहट तारी थी। मैं और कमांडर शेरवान भी कुछ घबरा गए थे कि कहीं जहाज कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। इतने में जहाज के कैप्टन की आवाज स्पीकर पर सुनाई दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाज के कैप्टन ने बताया कि जहाज के 2 इंजनों में कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई है, इसलिए हमें कुछ देर के लिए मजबूरन अंबाले के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ रहा है। इस तकलीफ के लिए हम आपसे माजरत खां हैं। मैंने और कमांडर शेरवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमांडर के होंठ भिंजे हुए थे। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अंबाले में इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी छावनी थी और वहाँ एयरपोर्ट पर मिलिट्री पुलिस भी हर वक्त मौजूद रहती थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत परस्त मुजाहिदीन भारतीय गासिब फौजियों पर घात लगाकर हमले कर रहे थे और उनके असलहे से लदे हुए फौजी ट्रक और फौजियों के ठिकाने उड़ा रहे थे। इसलिए इस सारे इलाके में और ख़ास तौर पर अंबाले और जालिंदर छावनी के इलाके में मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरगर्मियां बहुत तेज़ थीं। हमें यह भी मालूम था कि जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी फौजी के कागजात चेक कर सकते हैं, खा फौजी अफसर कितने बड़े ओहदे वाला क्यों ना हो। ये सारी बातें हमारे जहन में थीं। मैंने कमांडर शेरवान से कहा, हम अंबाला एयरपोर्ट पर ही रहेंगे। अगर एयरलाइन वालों ने दूसरे मुसाफिरों के साथ हमें भी किसी होटल में चलने के लिए कहा तो हम नहीं जाएंगे और एयरपोर्ट के ही किसी कोने में बैठ जाएंगे। कमांडो बोला, ऐसा ही करेंगे। अगरचे हमारी अगली पिछली सीटें खाली थीं, फिर भी हम धीमी आवाज में अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। जहाज अंबाला एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मुसाफिरों को अराइवल लाउंज में लाकर बिठा दिया गया। वहां बताया गया कि जहाज में कुछ ज्यादा ही खराबी पैदा हो गई है। अब ये जहाज श्रीनगर नहीं जाएगा। श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट सुबह 8 बजे दिल्ली से अंबाले पहुंचेगी और मुसाफिरों को उसमें सवार कराकर श्रीनगर पहुंचा दिया जाएगा।
उसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि तमाम मुसाफिरों की रिहाइश और खाने पीने का इंतजाम एयरपोर्ट के होटल में कर दिया गया है। मुसाफिरों पर बेजारी तारी हो गई। मुसाफिरों को एयरपोर्ट के होटल की तरफ ले जाया जाने लगा तो हम भी साथ हो गए। जब एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो हवाई जहाज के सरबराह ने हमारे पास आकर कहा, सर आप मेरे साथ तशरीफ ले आएं।